पटना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पटना जो बिहार और उड़ीसा का सम्मिलित कैपिटल था। पटना जो एक व्यावसायिक केंद्र था ब्रिटिश राज में। क्या आपको पता है कि जो मैक्सिमम डेवलपमेंट्स हुए थे पटना में, वो कॉलोनियल रूल पटना ब्रिटिश राज द्वारा किया गया था। उसके कारण ही पटना पूरे विश्व में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से जाना जाता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पटना इंडिपेंडेंस के बाद उतना विकसित नहीं हो पाया? दूसरा प्रश्न ये है कि पटना में इतनी ट्रैफिक कंजेशन क्यों होती है? ऐसा क्या डिफरेंस है बाकी शहरों में और पटना में? सबसे पहले यह हमें समझना होगा कि पटना गंगा नदी के किनारे होने के कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट, इम्पॉर्टेंट पोजीशन और डेमोग्राफी रखता है। जैसा कि हमें पता है, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल लेने के बाद भारत पर शासन वेस्ट बंगाल से ही शुरू किया था। वेस्ट बंगाल से शुरू करने के बाद वो धीरे धीरे लखनऊ, जहां नवाबों का शासन था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर आगे जाना चाहते थे। उसके लिए उन्हें दो चीजों की जरूरत थी। कंसिस्टेंट बिजनेस, जिसके लिए वो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके लिए सबसे पहले आई थी, और फिर ब्रिटिश राज रेवेन्यू कंट्रोल भी करते थे। और दूसरा छावनी, सैन्य बल जिसे भी कहते हैं। उसी के लिए उन्होंने पहला जो इस्टेब्लिशमेंट किया था वो था बैरकपुर छावनी, जो अभी भी है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि उसके पुराने जो बिल्डिंग्स हैं और जो मोनूमेंट्स हैं अभी भी वेस्ट बंगाल में हैं। यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि वहाँ से ब्रिटिश राज के लिए दिल्ली तक सीधा कंट्रोल कर पाना बहुत ही दिक्कत की बात होती थी। इसके लिए ही, और दूसरी बात यह है कि जब भी उन्हें कर वसूली या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करना होता था, वो भी डिफिकल्ट होता था। एक जो फायदेमंद बात थी उनके लिए कि बिहार और उड़ीसा उस टाइम पे लखनऊ और दिल्ली दोनों के ध्यान से दूर थे। इसलिए बंगाल और उड़ीसा और बिहार तीनों एक साथ में बंगाल के नवाब के पास में थे। ब्रिटिश राज आने के बाद उन्होंने बिहार और उड़ीसा को अलग किया, लेकिन जो कहा जाता है ना, पटना का इतिहास इतना गौरवशाली है, दोनों का कैपिटल पटना ही रहा। और वहां से ही वो दिल्ली को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पटना से जो है वो दिल्ली और वेस्ट बंगाल के लगभग बीच में आता है। इसलिए पटना को उन्होंने चुना। और पटना का जो अपना स्ट्रक्चर है गंगा नदी के किनारे, अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सिटी है ये। और उससे एक फायदा जो ब्रिटिश राज को हो रहा था, जो उनके वेस्ट बंगाल के पोर्ट्स थे और जो पटना का पोर्ट उन्होंने बनाया था, वो बड़े और चौड़े घाट होने के कारण उनके आवश्यकता में बहुत आसानी से आ सकता था। इसलिए ही उन्होंने पटना को विकसित करने की सोची। पहला चीज जो उन्होंने पटना को विकसित करने में किया कि जो उस टाइम पे पुराना पटना, ओल्ड सिटी पटना, जिसे अभी पटना सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसको तो डेवलप करने की कोशिश की ही, लेकिन यह कहना भी यथोचित होगा कि उन्होंने पहला जो कनेक्शन किया, जो सबको पता है कि पटना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है गांधी मैदान। गांधी मैदान से उन्होंने
और जो उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाया, जो सैन्य छावनी बनाई, वो बनाई दानापुर पे, दानापुर कैंट के जिसके नाम से अभी हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग इस वीडियो में भी अभी देखें तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ और शायद ये दिख भी रहा हो, गांधी मैदान एकदम पटना के सेंटर में आता है। गांधी मैदान के पूर्व में पुराना पटना, पटना सिटी जिसे अभी कहते हैं, और गांधी मैदान के पश्चिम में उन्होंने दानापुर का कैंटोनमेंट जोन बनाया, क्योंकि जो उस टाइम की आबादी थी उस वहाँ पे हम सैन्य छावनी बनाने से उनको काफ़ी प्रोटेस्ट का, काफ़ी आंदोलन का सामना करना पड़ता। तो इसलिए वो आबादी से दूर गए और उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाए। और जैसे कि पटना का ओल्ड सेक्रेटेरिएट जो अभी भी है, वो बना। जो पटना का जीपीओ पोस्ट ऑफिस उस टाइम बना। और कई सारे कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉमर्स कॉलेज और म्यूजियम्स, ये सब उन लोगों ने उसी टाइम पे बनाया। जैसा कि मैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पटना में डेवलपमेंट कैसे हुआ और पटना में अभी ट्रैफिक क्यों कंजेशन ज़्यादा होता है। सो अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि पटना के उस टाइम के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को बनाया गया। काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट हुई उस टाइम पे। ब्रिटिश राज आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन एक चीज़ जिसको गौर करने की बात है, जो सड़कें उन्होंने उस टाइम पे बनाया गांधी मैदान से दानापुर कैंट जाने के लिए, उसका पूर्णतया पर्पस जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जो उन्होंने बनाए और जो दानापुर कैंटोनमेंट जोन है उसकी कनेक्टिविटी, यह पटना की मुख्य सड़क थी जिसको उन्होंने बेली रोड के नाम से बोला। बेली एक अंग्रेजी सैनिक था जिसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी था, वो तो हिस्ट्री के पेपर का डिस्कशन है, लेकिन उन्होंने गांधी मैदान से जोड़ा। दूसरा सिग्निफिकेंस इस रोड का ये भी था कि पटना का सेंट्रल जेल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के कंट्रोल में हुआ करता था, यह रोड एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता था कि जो कैदी हों वो दानापुर से सीधा सेंट्रल जेल आ सके और सीधा वापस जा सके। दूसरी बात ये थी कि आगे बढ़ते हुए उन्होंने, जैसे कि मैं ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी भी ये सड़क मौजूद है, काफ़ी विकसित हो चुकी है, ये फ्लाईओवर्स भी आ चुके हैं, वो हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। लेकिन यह सड़क सीधा निकलकर गांधी मैदान से होते हुए, सेक्रेटेरिएट होते हुए, पटना जीपीओ होते हुए, वो सीधे के सीधे दानापुर जाती थी। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। दूसरा, जो क्योंकि ये एक वीवीआईपी मूवमेंट रूट भी था, इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे अल्टरनेट रूट्स भी बनाए। और वो अल्टरनेट रोड जो था बोर्डिंग रोड कहलाया, और सबका जो गंतव्य या डेस्टिनेशन पॉइंट कह सकते हैं वो दानापुर कंटेनमेंट ही था। क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ डिस्कस करना है, उस टाइम पे उन्होंने बांकीपुर, पटना का पुराना नाम बांकीपुर भी है, ये काफ़ी लोगों को पता होगा। सो उसका डेवलपमेंट किया गया उनके द्वारा। लेकिन अब अगर जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा कि रोड्स जो बनाए गए वो उस टाइम के लिए बनाए गए, लेकिन जो पटना का पॉपुलेशन है, जो ब्रिटिश राज के टाइम पे एवरेज 3,20,000 होगा, वो अभी के टाइम पे 16,28,000 है। अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद कुछ खास डेवलपमेंट्स 2011 या 2005 तक कहें नहीं किए गए, और उन्हीं सड़कों पर ट्रैफिक का लोड रहा। ट्रैफिक का लोड आज के दिन में खैर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं जो हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, फिर भी पीक आवर्स में 5 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि पूरे भारत में ये एवरेज जो है ये 25 किलोमीटर पर घंटा है। तो यह डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है पटना में, बिकॉज जो पटना के रोड्स हैं वो इंटरनली
डिवाइडेड हैं, इंटरनल डिवाइडेड है, और उनकी जो विड्थ है वो भी प्रॉपर नहीं है। सो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा पा रहा हूँ, मेन रोड जो है पटना का वो गांधी मैदान को कनेक्ट करता है, और पटना वेस्ट की तरफ जहाँ पर दानापुर कंटेनमेंट जोन था वहाँ से बांकीपुर से सीधा, दानापुर से बांकीपुर होते हुए सीधा गांधी मैदान, देन नीचे से बेली रोड, और बेली रोड से को ही कनेक्ट करता हुआ बोर्डिंग रोड, फ्रेजर रोड और बोर्डिंग कैनाल रोड। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इम्पोर्टेंस इस चीज़ पे दिया गया कि साउथ ऑफ पटना को नॉर्थ ऑफ पटना से डिवाइड करें, जोड़ें। उसके लिए महात्मा गांधी सेतु बनाया गया, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी जो विड्थ रोड की थी वो प्रॉपर नहीं थी, और उस हिसाब से पटना का जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा था, रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि पटना एक हब पहले से भी था, काफ़ी सुविधाएं थी, काफ़ी स्कूल्स एंड कॉलेजेस ब्रिटिशर्स द्वारा खोला गया था, और गांधी मैदान की विशेषता तो हमें पता ही है। उसके लिए ही, और क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन हम लोग कह सकते हैं हुआ है पटना का, इसलिए भी पटना के रोड्स का डेवलपमेंट उतना आसान नहीं था अथॉरिटीज़ के लिए। हालांकि जो भी स्कोप्स अवेलेबल था उसमें पटना में डेवलप किए गए हैं अभी। दूसरी बात ये थी कि क्योंकि एकमात्र ब्रिज गांधी सेतु था, उसकी वजह से ही गांधी सेतु पे काफ़ी लोड आया। जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, पुराना पटना का अशोक राजपथ अगर आपने ट्रैवल किया होगा, ये बहुत ही कंजस्टेड है, जिसमें जिसकी विड्थ लगभग 5.5 मीटर भी क्लियरली नहीं मिलती। और जो पटना, इसके लिए ही जो बाईपास, उस टाइम का बाईपास जो अभी कंकरबाग का मेन रोड है, वो जब हम बनाया गया, वो भी खैर डेवलपमेंट को देखते हुए बनाया गया, बट जितनी रैपिड डेवलपमेंट हुई वो फॉरसी प्रॉपरली नहीं किया जा सका। इसीलिए पटना में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होती है, क्योंकि जो मुख्य सड़क है उस पर ट्रैफिक लोड ज़्यादा है, और जो अंदर की सड़कें हैं वो काफ़ी पतली हैं। सारांश में यह कह सकते हैं कि पटना जिस विज़न के साथ में, जिस पॉपुलेशन के साथ फोरसी किया गया था, उसके लिए जो रोड्स बनाए गए थे वो सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन अभी के जो प्रयास हैं वो अभी सराहनीय हैं। पटना को डीकंजेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जिसमें गंगा पथ भी है, जिसमें एक नए ब्रिज दीघा सोनपुर का बनाया जाना, और अटल पथ का बनाया जाना, एम्स दीघा का बनाया जाना, एम्स का बनाया जाना, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका चर्चा करूँगा, और डिटेल में हम लोग वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है, आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि इन चैलेंजेस को कैसे दूर करने की कोशिश की गई अथॉरिटीज़ के द्वारा, गंगा पथ का निर्माण कैसे हुआ, और भी जो ब्रिजेस पाइपलाइन में है वो कैसे पटना को डीकंजेस्ट